आज एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में वो मैच होने जा रहा है जिसका इंतजार दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को रहता है। दुबई में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होगा और दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम का सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करना भी लगभग पक्का हो जाएगा। कहीं से कहीं तक विकास टेकरों की भी बारी है, हर जगह भारी भारी। तो मूर्ति तो नॉर्मल क्राउड है, वो तो पूरा आने लगी। पाकिस्तान से जो मुकाबला है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान जीतने जा रहा है। आज हम लोग पूजा पाठ करके उन प्लेयर्स का हौसला बुलंद कर रहे हैं जो प्लेयर्स आज मैदान में खेलेंगे। हवन किया जा रहा है, भारत की जीत की कामना की जा रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा भारत पाकिस्तान के मैच के महामुकाबले के दिन ये विजय यज्ञ जिस तरीके से पूर्व में पाकिस्तान हमेशा भारत के हाथों मात खाता आया है, उसी प्रकार अब की बार भी हमारी युवा फौज पाकिस्तान को एक तरफ पटकनी देगी। हम सभी देश चाहते हैं कि भारत आज फिर जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हमेशा से हराता है, तो आज वापस वही मैच देखने को मिले और पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दे। क्रिकेट का सुपर संडे, एशिया कप का महामुकाबला, आमने सामने भारत पाकिस्तान। क्रिकेट की दुनिया में जिन दो टीमों की टक्कर का इंतजार दुनिया भर के फैंस को रहता है, वो टक्कर आज दुबई में होने जा रही है। एशिया कप 2025 में आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होने वाली हैं। दोनों ही टीमों ने अपने शुरुआती मैचों में जीत हासिल की है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को मात दी, तो वहीं पाकिस्तान ने ओमान को शिकस्त दी। आज का मुकाबला दुबई में खेला जाना है। लखनऊ में टीम इंडिया की जीत के लिए महायज्ञ किया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सदस्यों ने गोमती नगर इलाके में जीत के लिए विजय यज्ञ, पूजा और हवन किया। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि कितनी एक्साइटेड हैं लोग इस महामुकाबले के लिए और कितना जुड़ाव भारत पाकिस्तान मैच के इस बड़े मुकाबले के लिए लोग रखते हैं। हवन किया जा रहा है, जीत की कामना की जा रही है, तिरंगा लहराया जा रहा है और भारत जो अब तक एशिया कप में पाकिस्तान पर हावी रहा है, इस बार भी उसको जिताने के लिए हर देशवासी साथ खड़ा है। इस मैच का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। टीम इंडिया की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां फैंस ने हवन पूजन किया। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां महाकालेश्वर मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना का आयोजन हुआ। पटना में भी शंखनाद हो चुका है। यहाँ के वेद विद्यालय में आज भारतीय क्रिकेटर्स की आरती की गई। टीका लगाकर उनकी विजय की कामना भी की गई। इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसको लेकर पटना के अलग अलग जगहों पर लोगों के द्वारा प्रार्थनाएं की जा रही है। और अभी आप तस्वीर देखिए कि लोग जो हैं वो मैच से पहले यहाँ पर भारत की जीत को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। मुकाबला है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान जीतने जा रहा है। आज हम लोग पूजा पाठ करके उन प्लेयर्स का हौसला बुलंद कर रहे हैं जो प्लेयर्स आज मैदान में खेलेंगे। खेल के मैदान हो या जंग के मैदान हो, भारत हमेशा से पाकिस्तान पर विजय ही प्राप्त करेगा, हमेशा धूल ही चटाएगा। भारत माता की जय।
क्रिकेट प्रेमियों का जोश हाई है। तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां हनुमान मंदिर में जीत के लिए हवन का आयोजन हुआ। सनी जी क्या बताएंगे, क्या इंडिया ने खेलना चाहिए ये मैच पाकिस्तान के साथ, और आपको किससे उम्मीद है? हाँ, इंडिया मैच खेलना चाहिए। क्रिकेट अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, और आज इंडिया मैच जीतेगा, इसलिए हमने आज हवन कराया सबने मिलके, और आज इंडिया जीतेगा ही। हमारे बॉलर्स बैटर्स दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे आज। वी हैव अ वेरी स्मॉल बॉय हियर, क्या बताएंगे, आपने किसका फोटो पकड़ रखा है, किससे उम्मीदें हैं आपको आज? मुझे सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, बुमराह, कुलदीप यादव और अर्शदीप से बहुत उम्मीद है। वो और आज क्या होगा मैच में? इंडिया जीतेगी अच्छे रनों से। आपको बता दें कि इन दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत अमेरिका में हुए T20 वर्ल्ड कप में हुई थी। तब भारतीय टीम सिर्फ 119 रन बनाने के बावजूद 6 रन से मैच जीत गई थी। इसके बाद से टीम ने अब तक अपने 86% T20 मैच जीते हैं। पाकिस्तान पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से सिर्फ 50% मैच जीत पाया है। दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म की बात करते हैं। 30 जून 2024 के बाद से दोनों देशों के T20 प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने 21 मैच खेले हैं, 18 जीते हैं और बस 3 में हार मिली है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 28 मैच खेले हैं, 14 जीते हैं और 14 हारे हैं। अपने 21 मैचों में भारत ने 8 बार 200 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 28 मैचों में 5 बार 200 से ज्यादा रन बनाए। यानी मौजूदा फॉर्म में तो भारत ही आगे दिख रहा है। अब दोनों देशों के बीच T20 भिड़ंत की बात करते हैं। दोनों देशों के बीच 13 बार T20 मैच हुए हैं। भारत 10 मैच जीता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3। दुबई में इस वक्त काफी गर्मी है और यहाँ की पिच भी थोड़ी धीमी रहती है। दुबई क्रिकेट ग्राउंड पर अब तक 95 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं। इसमें 46 में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 48 में टारगेट चेस करने वाली टीम जीती है, एक मुकाबला टाई रहा है। यहाँ पहली पारी का औसतन स्कोर 144 रन है। पिछले कुछ साल में दुबई में टारगेट का पीछा करने वाली टीमों को जीत मिली है। आज के मुकाबले में अगर भारत को पहले बैटिंग करनी पड़ जाए तो पाकिस्तान टक्कर दे सकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में ऐसा 2 बार हो भी चुका है। पहली बार 2021 T20 वर्ल्ड कप में और दूसरी बार 2022 T20 एशिया कप में। पिछले 13 सालों में यही 2 T20 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की टीम भारत को हरा पाई थी। आज रात 8 बजे से एक बार फिर दोनों टीमें मैदान में आमने सामने होंगी। एक बार फिर मैदान और फैंस में वही जोश दिखेगा जो भारत पाक के मैच में दिखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला एशिया कप का ये मुकाबला पिछले कई भारत पाकिस्तान के मैच से बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर यहाँ पिच और माहौल और गर्मी की बात करें, बेतहाशा गर्मी है। दोनों टीमों की बात करें तो भारत का पलड़ा कहीं भारी नज़र आता है पाकिस्तान के खिलाफ। बेहद जो उनका जो भारतीय टीम का जो स्तर है वो कहीं ज़्यादा ऊंचा है। पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाजी में धार ज़रूर है, लेकिन भारत का जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है और कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह जैसे जो गेंदबाज हैं, इस भारतीय टीम को दुनिया की किसी भी ताकतवर टीम से ज़्यादा मजबूत साबित करते हैं। और इसलिए इस मैच में भारत का मुकाबला एक तरह से एक तरफा माना जा रहा है। दुबई से विमल मोहन, NDTV इंडिया। भारत पाकिस्तान मैच दुबई में हो रहा है, लेकिन इस मैच को लेकर हलचल दुनिया भर में है, क्योंकि मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान में भी लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना चाहिए, और यही बात तालिबान नेता अनस हक्कानी ने NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। इतना ही नहीं, तालिबान में भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय खिलाड़ियों को लेकर दीवानगी तो है ही। डिप्लोमेसी क्रिकेट से थोड़ा अलग है। ये क्रिकेट दुनिया में इंडिया पाकिस्तान का मैच लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर अब यही भी नहीं डिप्लोमेसी की कुर्बानी बन जाए तो फिर क्या रह गया। तो हमारी ख्वाहिश है कि वो आपने मुश्किलात भी डिप्लोमेसी से थोड़ा दूर रखे, क्रिकेट को आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। अब पाकिस्तान को हराया था जब आप लोगों ने, तो आपको अच्छा लगा था?
बहुत, क्योंकि ये एक इस तरह टीमों के लिए बहुत एक बड़ा बात था। और अब आप यहाँ डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे, असली वाला जवाब नहीं दे रहे। मेरे को असली वाला जवाब चाहिए। मैं अभी डिप्लोमेट हो लड़ाई का ज़माना ख़त्म हो गया। नहीं, वो बहुत अच्छा दिन था, क्योंकि आप हो या पाकिस्तान या दूसरा बड़े बड़े टीम जो उसका तारीख है क्रिकेट में, अभी हम नहीं हारे। जी, उसका जो है इसके लिए चीज़ शायद बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन हमारे तरह टीमों के लिए बहुत बड़ा बात। रोहित शर्मा, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा तो ठीक है, हाँ, टेस्ट है। और विराट कोहली का मुझे पता नहीं कि उसका सबब क्या है तो उसने किया, खुसूसन टेस्ट। वो क्रिकेट की तारीख में और स्पोर्ट्स में, वो दुनिया में, सियासत में भी जो एक मुनफरिद आदमी आते हैं वो बहुत कम आते हैं जो तारीख बना सकते हैं। तो इस तरह लोगों के लिए मेरा राय है कि वो 50 साल तक बाद कोशिश करे कि वो रिटायर ना हो जाए और उसको अपनी फिटनेस में रहे। तो उसने बहुत जल्दी किया, और मुझे पता नहीं कि उसने अपने बोर्ड के साथ मुश्किलात थी, आपके मीडिया से वो तंग आ गया। आपके मीडिया भी थोड़ा मुश्किलात उधर भी है, लेकिन वो उसने अच्छा नहीं किया, उसके लिए टाइम था। अभी जो जेरोट अभी सचिन के पीछे करीब हो गया, इस तरह उसके लिए भी तारीख बनाने के लिए चांस था। तालिबान के नेता ये मान रहे हैं कि विराट कोहली को भी रिटायर नहीं होना चाहिए था। टक्कर, हार और जीत का जज्बा खेल के मैदान से बाहर भी दिखाई दे रहा है। कल ब्रिटेन में लाखों लोगों ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लंदन की सड़कों पर यूनाइटेड द किंगडम रैली हुई, जिसमें अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर लोगों ने आक्रोश दिखाया। और सबसे खास बात ये कि लंदन की ये तस्वीर काठमांडू की उस तस्वीर से मिलती जुलती नजर आ रही है, जिसका असर ऐसा हुआ कि नेपाल में तख्त बदल गया। इसे ब्रिटेन के हालिया इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन कहा जा रहा है। लाखों लोगों ने एंटी इमिग्रेशन यानी प्रवासी विरोधी मार्च में हिस्सा लिया और इस विरोध प्रदर्शन का नाम दिया गया यूनाइट द किंगडम। शनिवार को सेंट्रल लंदन में जो जन सैलाब उमड़ा, उसका नेतृत्व एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने किया। आगे बढ़ने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग, लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश, नेपाल और ब्रिटेन की ये तस्वीरें मिलती जुलती हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ फेंका। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार का तख्ता पलट हो गया। लंदन के ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में वो लोग शामिल हुए जो खुद को सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। विरोध का मकसद ब्रिटेन में अवैध अप्रवासन यानी गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। आरोप है कि इस साल 28,000 से ज्यादा लोग इंग्लिश चैनल के रास्ते नावों के जरिए ब्रिटेन तक आए हैं। विरोध मार्च में शामिल हुए लोगों ने इंग्लैंड के झंडे लहराते हुए नारेबाजी की और कहा कि लोग बाहर से आए, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम अवैध रूप से नहीं होना चाहिए। Why is it important for you to be here today? For freedom of speech, to hopefully stop the illegal immigration from coming to our shores, to help the homeless, the disabled, the working class, veterans. Number of things. What do you want to do about immigration? Stop it. Stop. All of it. Well, yeah, in a sense, yeah, because I think it needs to be stopped right now. In the future, who knows? But right now, I think it does need to be stopped.
I say in the day, 80s, 90s, you'd have the street parties, there was so much celebration, it was all happiness. There was none of this like political stuff, the stabbing and the shooting. What happened to poor Charlie Kirk? You know, we don't know why. And we see so many different flags. Every country is allowed to fly their flag. Every country. So are we. So if this is good enough for our king, outside Buckingham Palace, it's good enough for my ass. लंदन में हुए प्रदर्शन में लोगों ने सरकार के विरोध में नारे लगाए और प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को घर जाने यानी कुर्सी छोड़ने को कहा। विरोध मार्च ब्रिटेन में प्रवासियों के होटल के बाहर से शुरू हुआ। रैली में कई लोग अमेरिकी और इजरायली झंडे लहराते भी दिखे। You know, I mean, immigration's out of control. Illegal immigration. There's nothing wrong with immigration, but illegal immigration is out of control. And we're losing our voice. You know, I mean, freedom of speech, I feel, is being eroded. So I feel it's important to stand up together. This is our flag. This is the English flag or the Union flag. Why should they be upset when we're showing our patriotism? आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन की कुल जनसंख्या में 16% आबादी अप्रवासियों की है। इनमें मुस्लिम आबादी 31 लाख है, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व से आई हुई है। इसी तरह हिंदू आबादी 42 लाख है, जो कि मुख्य तौर पर भारत और नेपाल से पहुंची हुई है। लंदन में जब एंटी इमिग्रेशन मार्च चल रहा था, तभी स्टैंड अप टू रेसिज्म नामक एक अलग प्रदर्शन भी हुआ। इस मार्च में करीब 5000 लोग शामिल हुए। ऐसी नौबत भी आई जब दोनों गुटों के बीच टकराव रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की माने तो रैली के दौरान झड़प में कई अधिकारियों पर बोतलें भी फेंकी गई। हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने कम से कम 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कई और लोगों की पहचान की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमने आपको बताया कि शनिवार को लंदन की सड़कों पर ब्रिटेन के हालिया इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है और ये सभी प्रदर्शनकारी टॉमी रॉबिन्सन के कहने पर विरोध मार्च में शामिल हुए। लेकिन टॉमी रॉबिन्सन के कहने पर क्यों किया इन्होंने ये? आखिर कौन है टॉमी रॉबिन्सन? क्यों इनके इशारे पर इतनी बड़ी तादाद में लोग अपनी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए? देखिए रिपोर्ट। लंदन की सड़कों पर यूनियन जैक और सेंट जॉर्ज का झंडा लहराते हुए लाखों लोग यूं ही नहीं उतर आए। लंदन में हड़कंप मचा देने वाले इस ऐतिहासिक विरोध मार्च के बीच टॉमी रॉबिन्सन का नाम जबरदस्त चर्चा में है। यूनाइट द किंगडम नाम से इस प्रदर्शन का आयोजन रॉबिन्सन ने ही किया और इसे अभिव्यक्ति की आजादी के लिए एक मार्च करार दिया। माना जा रहा है कि ब्रिटेन में हाल के वर्षों में इतनी बड़ी संख्या में दक्षिणपंथियों का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। और तो और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लाइव स्ट्रीम के जरिए इस आयोजन में शामिल हुए और लड़ने या मरने का नारा बुलंद किया। आइए अब आपको बताएं कि टॉमी रॉबिन्सन है कौन। 41 साल के टॉमी रॉबिन्सन का असली नाम स्टीफन याक्सली लेनन है। रॉबिन्सन ने ब्रिटेन में कोर्ट कचहरी और जेलों के चक्कर भी काटे हैं। उनकी पहचान इस्लाम के अलावा ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ भड़काऊ बयानों को लेकर रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि कानूनी बाधाओं के बावजूद रॉबिन्सन ब्रिटेन के सियासी सीन में प्रासंगिक बने हुए हैं। रॉबिन्सन ने 2009 में इंग्लिश डिफेंस लीग की स्थापना की। ये संगठन जल्द ही हिंसक घटनाओं से जुड़ गया। रॉबिन्सन ने 2013 में इस संगठन के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया।
लेकिन इससे प्रचारक के रूप में जुड़े रहे। I'm here to celebrate our country. The police are doing a fantastic job. They have been amazing. Tommy Robinson's been working with them. And I've seen it all over like Facebook, TikTok and that. And I want to be a part of it. रॉबिन्सन को अलग अलग मामलों में अदालत की अवमानना के लिए भी दोषी ठहराया गया। साल 2018 में उन्हें एक मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर जेल भी हुई थी। इसी तरह 2024 में रॉबिन्सन को एक सीरियाई शरणार्थी के बारे में झूठा दावा करने के केस में 1.5 साल की सजा हुई। इसके पहले साल 2021 में रॉबिन्सन ने एक बड़ी रकम जुए में गंवाने की बात खुद ही स्वीकारी। साल 2018 में उन्हें ट्विटर पर प्रतिबंधित भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में यही ट्विटर जब एलन मस्क का एक्स बन गया तब इस प्लेटफॉर्म पर रॉबिन्सन की वापसी हो गई। लंदन में हुए प्रदर्शन को लेकर टॉमी रॉबिन्सन ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हम अपनी आजादी के लिए सेंट्रल लंदन की सड़कों पर एकजुट हो चुके हैं, लाखों लोग यहाँ शामिल हुए हैं। जो भी हो, फिलहाल रॉबिन्सन की लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है और वो खुद को सरकारी कमियों को उजागर करने वाला पत्रकार बताते नहीं थक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो रामभद्राचार्य जो कई बार विवादों की वजह से खबर में रहे हैं, उनका एक और विवादित बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज मिनी पाकिस्तान जैसा नजर आ रहा है या प्रतीत होता है। यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि देश में हिंदू संकट के दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, और कहा कि संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर में हिंदुओं पर लोग हावी हो रहे हैं, वहां से इनका पलायन हो रहा है। उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान लगता है। आज भी कह रहा हूँ, क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का। मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर, मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? तो चलिए, एक और बयान आ गया है रामभद्राचार्य का इस वक्त, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हम लौटते हैं खबरों के साथ। और आइए अब खबर पाकिस्तान की। आतंक को लेकर न उसकी नीयत बदल रही है, कम से कम नजर तो नहीं आती बदलती, और ना ही नजरिया। पाकिस्तान में पंजाब के मुरीदके में लश्कर के तैयबा के ध्वस्त मुख्यालय की इमारतें दोबारा खड़ी की जा रही हैं, और ये सब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के सहयोग से हो रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसी सूचनाओं का पूरा डॉसिया तैयार किया है, जो एनडीटीवी के पास भी है। पाकिस्तान में फिर बन रहा आतंक का अड्डा। आतंकी इमारतों का फिर निर्माण हो रहा। दुनिया भर में भले ही आतंक से परेशान होने का रोना रोता है पाकिस्तान, लेकिन हर बार ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान आतंक के फलने फूलने का सबसे बड़ा अड्डा है। एक बार फिर जानकारी और तस्वीरों ने सामने कर दिया है कि लश्कर और जैश पाकिस्तान में ऐश से हैं। मुरीदके में फिर बन रहा लश्कर का हेडक्वार्टर। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव खबर। ये तस्वीरें पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुरीदके की हैं, जहां लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर फिर से बनाया जा रहा है। लश्कर अपने ध्वस्त मुख्यालय मरकज तैयबा को दोबारा खड़ा कर रहा है। ये वही अड्डा है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने तबाह कर दिया था। इसमें मुख्यालय की 3 मुख्य इमारतों को खंडहर बना दिया था। इसमें एक लाल रंग की इमारत थी जिसमें केडर के रहने और उनके हथियारों का भंडारण किया जाता था। वहीं उमल कुरा नाम से 2 मंजिला बिल्डिंग भी थी जहां ट्रेनिंग दी जाती थी, साथ ही सीनियर आतंकी कमांडर रहते थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसी सूचनाओं का पूरा डोजियर तैयार किया है, जो एनडीटीवी के पास भी है। डोजियर के अनुसार लश्कर तैयबा अपने ध्वस्त मुख्यालय मरकज तैयबा को दोबारा खड़ा कर रहा है। हमले के बाद यहाँ सिर्फ इमारतों का ढांचा ही रह गया था, लेकिन अब यहाँ काम शुरू हो गया है और इसके लिए बाकायदा फंडिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि लश्कर की कोशिश 5 फरवरी 2026 तक इन इमारतों को दोबारा खड़ी करने की है, ताकि उस दिन सालाना जलसा किया जा सके।
ये एक्सक्लूसिव जो है बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, जांच है एनडीटीवी इंडिया की, जिसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की लश्कर तोयबा फिर से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो आतंकवादी हमले करे जम्मू कश्मीर पे, लोगों को जो है डर फैलाए और किसी तरीके से अपने अंजाम में कामयाब हो। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने हमें कहा है कि वो पूरी तरीके से मजबूती से जो है पहरेदारी कर रहे हैं, बॉर्डर पर भी अलग अलग जगह पे, और पाकिस्तान के मंसूबे, उनके जो इरादे हैं आतंकवाद फैलाने के, वो जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में बिल्कुल जो है कामयाब नहीं होंगे। ये तस्वीरें देखिए। जानकारी के मुताबिक लश्कर तैयबा ने 18 अगस्त को यहां बुलडोजर और भारी मशीनें बुलवाईं और मलबे को हटाने का काम शुरू किया। ह्यूमन सोर्स वीडियो से ये खुलासा हुआ। लश्कर के लोगों को यहां साफ सफाई करते देखा गया। जानकारी के मुताबिक 4 सितंबर को दोनों खंडहर इमारतों को भी जमींदोज कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बहावलपुर के मरकज अक्सा में शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद कसूर जिले के पटोकी में मरकज यारमुक में। इससे ये भी पता चलता है कि लश्कर के दूसरे सेंटर लगातार सक्रिय रहे। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये दोनों लश्कर के आतंकवादी हैं। एक तरफ ये लश्कर का आतंकवादी मौलाना अबूजार है। अबूजार मरकज तैयबा का डायरेक्टर है और दूसरी तरफ हाथ में बंदूक लिए लश्कर का कमांडर आतंकी यूनुस शाह बुखारी है। एनडीटीवी के पास लश्कर के आतंकवादियों की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों की मौजूदगी में निर्माण कार्य हो रहा है। पाकिस्तान जो है, अब जो फंड्स आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड के फंड्स इधर उधर से आ रहे हैं। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इनको, तो पूरे फंड्स देगी और इनको बेस तैयार करा देगी। पर ऊपर उनका जो नुकसान हुआ है वो बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। 6-7 बिल्डिंगें अगर हमने गिरा भी दी वो 3-4 महीने में खड़ी हो जाएंगी। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि हमने किया। अगर आप उनके 40-50 लोग मार भी देंगे और भी आ जाएंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आइडिया है ये इनकी पॉलिसी में है, इनके खून में आइडिया है ये कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चलाना और उनको उठाना, और सिर्फ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। जानकारी के मुताबिक सिर्फ लश्कर ही नहीं, जैश की इमारतों को भी दोबारा खड़े करने की कवायद चल रही है। डोजियर के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की इमारतों को दोबारा खड़ा करने के लिए वित्तीय मदद का खुले तौर पर ऐलान किया गया है। अगस्त में लश्कर को करीब 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले। अनुमान है कि इन इमारतों को खड़ा करने में करीब 15 करोड़ पाकिस्तानी रुपए लगेंगे। बताया जा रहा है कि इसके लिए पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर फंडिंग करेंगे। बताया जा रहा है कि लश्कर ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर चंदा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया है। ये बिल्डिंगें वही हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, नेस्तनाबूद हो गई थी। लेकिन अब कई महीनों के बाद आसिम मुनीर के इशारे पर अब पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा फिर से कोशिश कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करे, जम्मू कश्मीर में लोगों के ऊपर हमला करे और फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दे। और जो फ्लड का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है पाकिस्तान में चैरिटी के नाम पे, उसका भी पूरा पैसा जो है लश्कर तोयबा और टीआरएफ के आतंकवादियों को जा रहा है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताता है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान की धरती और पीओके में आतंकियों के अड्डे बनते हैं। मुरीदके में जिस तरह लश्कर के हेडक्वार्टर को फिर से बनाने का काम शुरू हुआ है, उसने पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर सामने ला दी है। आदित्य राज कौल, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए एक बड़ा कदम लिया गया है। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 मेक इन इंडिया रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। भारत में बढ़ेगी राफाल शक्ति। भारत का प्लान मेक इन इंडिया राफाल। भारत की हवाई ताकत जल्द ही और ज्यादा घातक हो सकती है। नए लड़ाकू विमानों की एक पूरी फौज लाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से
114 राफाल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये विमान फ्रांस की दसॉ एविएशन कंपनी और भारतीय एरोस्पेस कंपनियां मिलकर बनाएंगी, यानी ये राफाल मेक इन इंडिया के तहत होंगे। इनमें 60% सामान स्वदेशी होगा। इस बारे में आधिकारिक रूप से रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक वायुसेना से यह प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री को मिला है। इस सौदे के तहत 114 राफाल लड़ाकू विमानों को भारत में ही बनाने की तैयारी है। अगर ये सौदा मंजूरी पा जाता है तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा। राफाल एयरक्राफ्ट का एडवांटेज ये है कि इंडिया ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन राफाल के उड़ा रहे हैं और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, ये इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है इस पे इनके मुकाबले में एनीवे राफाल विल हैव एन एडवांटेज। राफाल पहले से ही भारतीय वायुसेना की एक मजबूत दीवार बन चुके हैं। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले ये नए राफाल देश की आत्मनिर्भर रक्षा को भी मजबूत करेंगे। अगर सरकार राफाल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला लेती है तो वायुसेना के लिए ये आसान होगा, क्योंकि वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफाल एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। इस विमान के लिए अलग से कोई ढांचा नहीं बनाना पड़ेगा। इसकी खूबियों और कमियों से वायुसेना अच्छी तरह वाकिफ है। रिक्वायरमेंट ये है कि डिसीजन खाली लेना नहीं और उसको बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि जो हमारा मॉडर्न जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये प्रपोजल जल्द से जल्द इनको गवर्नमेंट वेटिंग करे और देखे कि ये सबसे बेस्ट प्रपोजल है और उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि इंडियन एयरफोर्स का जो मॉडर्नाइजेशन नीड है और फाइटर स्ट्रेंथ का जो ड्विंडलिंग स्ट्रेंथ है उसको अरेस्ट किया जाए एंड इट कम्स बैक टू व्हाट इट वाज डिजाइन्ड फॉर। संभावना ये भी है कि वायुसेना 3 से 5 राफाल स्क्वाड्रन खरीदे, जिससे वायुसेना आने वाली चुनौतियों का सामना बखूबी कर सके। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की अलग अलग विंग्स इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही हैं। जल्द ही इसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड यानी डीपीबी और फिर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी के पास भेजा जा सकता है। देश में पहले से ही 36 राफाल मौजूद हैं। नौसेना के लिए 26 राफाल ऑर्डर किए गए हैं। अब 114 नए विमानों के सौदे की बात है। इस सौदे पर अगर मुहर लग जाती है तो भारतीय वायुसेना के पास कुल 176 राफाल विमान हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की अभी केवल 29 स्क्वाड्रन हैं। इनमें से मिग-21 की 2 स्क्वाड्रन सितंबर अंत तक रिटायर हो जाएंगी। इसके बाद वायुसेना के पास केवल 27 स्क्वाड्रन बचेंगे। अगर सरकार राफाल के सौदे को मंजूरी दे देती है तो भारत की हवाई ताकत का स्तर और ऊंचा हो जाएगा। राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कुदरत के कहर की। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। शिमला के ठियोग में पहाड़ों का हिस्सा सड़क पर गिर पड़ा है। ये कुदरत का ऐसा कहर है जिसकी तस्वीरें सिहरन पैदा कर सकती हैं। हिमाचल में एक बार फिर पहाड़ दहाड़ रहे हैं और पत्थरों की जानलेवा बरसात कर रहे हैं। ये तस्वीरें शिमला के ठियोग की हैं। जरा देखिए कैसे यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा अचानक गिर रहा है, जिसने सबकी जान हलक में ला दी। शिमला में पिछले कुछ दिनों में कई लैंडस्लाइड देखने को मिले हैं और ठियोग से आई लैंडस्लाइड की तस्वीरें डराने वाली हैं। भूस्खलन की एक घटना ठियोग के पराला मंडी के पास हुई। यहाँ पूरी पहाड़ी ही टूटकर हाईवे पर आ गिरी। बताया जा रहा है कि हाईवे पर मलबा आने से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। इससे सेब किसानों की मुश्किल बढ़ गई है। फिलहाल रास्ता खोलने का काम जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का आतंक भले ही कम हो गया है, पर लैंडस्लाइड की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। यानी कुदरत का कोहराम बारिश के रुकने के बाद भी बदस्तूर जारी है। तो ये भयावह स्थिति है, लेकिन इसके बाद अब अगली खबर देखिए। दिल्ली से दिवाली का मौसम जल्द ही आने वाला है और ऐसे में नकली घी बनाने की फैक्ट्री जो है वहाँ पर काम तेज़ हो गया है। ऐसी ही एक फैक्ट्री का
भांडाफोड़ किया गया है। अगले 2 महीने देश में जब त्योहारों की धूम होगी, इसी धूम के बीच पकवानों और मिठाइयों में मिलावट करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस और फूड सेफ्टी टीम ने दिल्ली वासियों की सेहत से हो रहे खिलवाड़ का पर्दाफाश किया है, क्योंकि दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी की फैक्ट्री चल रही थी, जहां से पुलिस ने 7,600 लीटर नकली घी बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 900 लीटर वनस्पति तेल और मिलावट में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त किया है। फूड सेफ्टी विभाग और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के सुपरवाइजर ब्रिजेश को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि फैक्ट्री के मालिक के कहने पर यहां नकली घी बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस अब फैक्ट्री के मालिक की तलाश कर रही है। अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि ये घी दिल्ली में कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस अब हर एंगल की जांच कर रही है।